नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से आ रही खबर के साथ करते हैं, जहां पर सीएम आवास पर मंत्री परिषद की बैठक खत्म हो गई है। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये मीटिंग चली है। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें मंत्रियों को सुशासन का मंत्र दिया गया। सीएम योगी ने जिलों के प्रभारी मंत्री बदल दिए हैं। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को जनता से संवाद और समन्वय का मंत्र दिया है। तो ये मीटिंग खत्म हो चुकी है। 2 घंटे तक मीटिंग चली है। सभी मंत्रियों के लिए प्रभारी जिले दिए गए हैं। आराम से बोलो मत भाई। और उन्हीं जिलों में हम लोगों को काम करना है। जी जी। और जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसके संबंध में सबको सजग किया गया है कि जिसको जो जो जिला मिला है वो उसमें अपना काम करे। प्रभारी मंत्रियों से बातचीत हुई है विकास के एजेंडे? हाँ, वो सब प्रभारी मंत्रियों से उन्होंने जानकारी ली है कि कितना कितना काम किया है। सदस्यता भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। कुछ मंत्रियों के प्रभार के जिलों के भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं और प्रभारी मंत्री के रूप में क्या भूमिका होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा हुई है। और दूसरे विभागों के द्वारा जो अच्छे काम किए जा रहे हैं उनकी अपडेट लेकर हमको अपने जिलों में बताना चाहिए। इस बारे में कई मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया। धन्यवाद। तो मीटिंग खत्म हो गई है। जो मंत्र दिया गया है मंत्रियों को वो ये कि जनता से संवाद को और मजबूत किया जाए। समन्वय का मंत्र दिया गया है इन मंत्रियों को और प्रभारी बदले गए हैं। जो जिले इन मंत्रियों को सौंपे गए थे उपचुनाव के मद्देनजर, वो जिले बदल दिए गए हैं और एक फीडबैक लिया गया था कार्यकर्ताओं से भी और लोकल नेताओं से भी, जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया। कई मंत्रियों के प्रभार वाले जिले बदले गए हैं और साथ ही साथ एक मंत्र दिया गया है कि अपने एरिया में ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच जाएं, उनसे संवाद करें। जो योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं उन योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाया जाए। उपचुनाव होना है 10 सीटों पर और उसी के मद्देनजर ये तमाम कवायद है। इस वक्त हमारे सहयोगी राजीव सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, मीटिंग खत्म हो गई है। जो मूल मंत्र दिया गया है ये वही मंत्र है जो बार बार बीजेपी के सीनियर लीडर्स देते हैं कि आप पब्लिक के बीच जाइए, जनता के बीच जाइए, योजनाओं की जानकारी दीजिए और संवाद को और ज्यादा मजबूत कीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव को लेकर उससे पहले आज मुख्यमंत्री आवास पर एक मंत्रिपरिषद की अहम बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री मौजूद थे। इस बैठक में जो सबसे पहले समीक्षा की गई वो प्रभारी मंत्रियों द्वारा जिन जिलों में काम किया जा रहा है उनके कामकाज की समीक्षा की गई। उन जिलों में किन किन योजनाओं के तहत क्या क्या काम किए गए हैं उसकी समीक्षा की गई और साथ ही साथ ये निर्देश दिया गया है कि जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए मंत्री जो हैं खुद जिलों में जाकर रात्रि विश्राम करें और संगठन, जनप्रतिनिधियों और विचार संगठन, परिवार के साथ समन्वय स्थापित कर काम करें, ताकि जो आम जनता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर भी अब तक क्या तैयारी की गई है, वहां पर किस तरह के अभियान चलाए गए हैं, किस तरह से वहां के लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, इसको लेकर भी एक दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर पूरी तैयारी के साथ जिस तरह से बीजेपी उत्तर प्रदेश में इन दिनों सदस्यता अभियान चला रही है, अब तक बीजेपी 50 लाख से अधिक लोगों को बिल्कुल एक तरफ सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, बीजेपी का आकार बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर ये तमाम तैयारियां हैं। धन्यवाद राजीव। इधर बागपत के खट्टा गांव में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। कार्रवाई में 8 अवैध निर्माण जमींदोज किए गए। अभी 8 और अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस भेजा गया है। एडीएम ने बताया कि सरकारी पट्टों पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। वाल्मीकि समाज को जमीन आवंटित थी, लेकिन दूसरे लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया था। हालांकि बुलडोजर एक्शन का ग्रामीणों ने विरोध भी किया और बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप लगाया। खट्टा प्रहलादपुर में जो है भंगी जमीन करके राजस्व अभिलेखों में भूमि दर्ज थी और उस समाज के लोग न काबिज होकर दूसरे समाज के लोग काबिज थे। राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत तहसीलदार कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ और जुलाई में उसमें बेदखली आदेश पारित हुए और उनको नोटिस देके सूचित किया गया था। उसी के क्रम में जो है कल बेदखली की कार्रवाई हुई है। अभी और कुछ मकान उसमें बचे हैं। आज कुछ लोग आए थे गांव से, उनका ये कहना है कि हमारे पास वैध पेपर है
तो मौखिक रूप से ये सूचना उन्होंने दी है। उन्हें कल बुलाया गया है, किसी के पास वैध पेपर है या कोई आदेश है कहीं से, तो उसके ऊपर विचार कर लिया जाए। बाराबंकी में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने नशा तस्कर मुनव्वर पर बड़ी कार्रवाई की। नशा तस्कर गिरोह के सरगना मुनव्वर की लगभग 12 करोड़ 16 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। नगर कोतवाली के आजाद नगर में कुर्की की ये कार्रवाई की गई है। थाना जैतपुर जनपद बाराबंकी, जो थाना जैतपुर का मजारिया हिस्ट्री शीटर है, जिसने मादक पदार्थ की तस्करी कर अपने व अपने परिवारजनों के नाम मऊ में पुलिस ने गांजा तस्कर संजय जायसवाल पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने संजय जायसवाल की 86 लाख की संपत्ति कुर्क की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई। बहरामपुर के मधुबन में यह कार्रवाई हुई है। घोसी पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया। सरकार बनाम संजय जायसवाल अंतर्गत धारा, देखिए, मऊ पुलिस द्वारा संगठित अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाती है। उसी क्रम में आज घोसी पुलिस ने जो मुकदमा गैंगस्टर एक्ट का थाना कोपागंज कर पंजीकृत है, इसका FIR नंबर है 441/22। इसमें जो मुलजिम है संजय जायसवाल है, इनका अचल संपत्ति और उसी में बना हुआ 2 मंजिला का मकान, ये दोनों का कुल कीमत लगभग 86 लाख का है। इसको कुर्क किया जा रहा है। झांसी में 30 फीट गहरे गड्ढे में मोटर बंद करने उतरा एक शख्स जहरीली गैस की चपेट में आया और बेहोश हो गया। कुएं में बेहोश युवक को बचाने के लिए 3 लोग अंदर गए। चारों लोग जब काफी देर तक कुएं से नहीं निकले, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कुएं में फंसे चारों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उनमें से एक को मृत घोषित कर दिया। बाकी 3 का इलाज चल रहा है। चिरगांव थाना इलाके का ये मामला है। 4 व्यक्ति कुएं में फंस गए हैं, तो वहां पर मौके पे PRB और इंस्पेक्टर चिरगांव और पोस्ट होती तो जानकारी मिली कि संतरी डेरा में मनोज कुशवाहा की जो बोरिंग है वो लगभग 40 फीट थी, तो मोटर में कुछ खराबी थी। तो मनोज पहले नीचे उतरा था, तो उसको बचाने के लिए उसका बेटा अंकुश कुशवाहा उतरा। फिर उसकी भी तबीयत वहाँ खराब होने लगी, तो उसके बाद उनके पिता परशुराम कुशवाहा उतरे और फिर उनकी भी तबीयत लगा कि खराब हो रही है, तो वही पास का ही है संदीप कुशवाहा। ये बोरिंग इनकी स्वयं की थी और बाद में पुलिस और लोगों के सहयोग से चारों लोगों को निकाला गया। तो गाजियाबाद में एक लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है। उसके हाथ में पिस्टल है, वो हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। इस लड़के की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें उसके साथ आप देखिए हाथ में बंदूक दिखाई दे रही है। दोनों हाथ में उसने बंदूक पकड़ रखी है। वायरल वीडियो की पुलिस जांच कर रही है। युवक टीला मोड़ इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। बरेली में नकली ब्रांड का इलेक्ट्रिक सामान बेचने वाली दुकान पर पुलिस ने छापेमारी की। दरअसल नामी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के नाम पर दुकान में नकली सामान बेचा जा रहा था। कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने दुकान में छापेमारी की और लाखों का सामान बरामद किया। दुकानदार के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में एक लड़के की पेड़ से बांधकर पिटाई का एक मामला सामने आया। घटना यमुनानगर जोन के लालापुर इलाके की है, जहां निबुआ कला गांव में दबंगों ने एक लड़के की पेड़ से बांधकर पिटाई की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि युवक की चोरी के आरोप में पिटाई हुई थी। केस रजिस्टर किया गया है और प्रकरण में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके नाम अनिल सिंह, अनिल पासी और योगेश शुक्ला हैं, जो उसी गांव के रहने वाले हैं। और जो विक्टिम है जिसके साथ मारपीट की जा रही है, अभी प्रारंभिक पूछताछ में प्रकाश में आया है कि इन्हीं के यहाँ पूर्व में कुछ खेती वगैरह में काम किया करता था। और इस घटना के जो अन्य तथ्य हैं उसकी गहनता से अभी विवेचना में जानकारी की जाएगी।
सुल्तानपुर में गहनों की दुकान में हुई डकैती और फिर एनकाउंटर के बाद हुए बवाल को लेकर यूपी पुलिस का दावा है कि मंगेश यादव भी डकैती में शामिल था। उसके शामिल होने के पुख्ता सबूत हैं। यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि वारदात से पहले बकायदा 2 बार रेकी की गई थी। आरोपियों के कब्जे से 2.5 किलो सोना बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। इस घटना को अंजाम देने वाला जो गैंग लीडर था उसका नाम विपिन सिंह है। विपिन सिंह द्वारा 5/3/17 को थाना चौक जनपद लखनऊ में मुकुंद ज्वेलर्स के यहाँ भी जो एक दुस्साहसिक डकैती घटना हुई थी उसका भी लीडर यही था। और साथ ही 2023 में इसी प्रकार की घटना गुजरात में सूरत सिटी में एक ज्वेलर के यहाँ की गई थी। उसमें भी ये विपिन सिंह का गैंग लीडर नाम प्रकाश में आया था और ये काफ़ी समय तक जेल में रहा। इस घटना को कारित करने वाले के लिए करने के पहले दुकानों की रेकी की गई थी। 15 तारीख 15/7 को और 13/8 को इस घटना की रेकी हुई थी। कुछ हमारे पास वीडियोज़ हैं जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेकी करने वाले अपराधियों का नाम था विपिन सिंह, फुरकान उर्फ गुजर, अरबाज, सचिन सिंह व पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। लुटेरों ने पहली तस्वीर में जौनपुर में एक बाइक को चोरी की है। किस तरह से तार पुलिस ने जोड़े हैं इन तमाम अपराधों के, वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। 3 तस्वीरें हैं। जौनपुर में एक बाइक चोरी करते हैं जिस बाइक का इस्तेमाल वारदात में किया जाता है। सुल्तानपुर में दुकान की रेकी करते हैं, 1 नहीं 2 बार रेकी करते हैं। और आखिरी तस्वीर लूट के बाद पेट्रोल पंप पर ये दिखे बदमाश, वहां की ये तस्वीर है। जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली में इनके तार जुड़े रहे। पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इन कड़ियों को जोड़ा और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी तस्वीर साफ कर दी। इसी कांड में शामिल मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत जारी है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने क्या कहा है ये हम आपको सुनाते हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। जिन्होंने नारा दिया कि हमारा 0 टॉलरेंस है करप्शन के लिए, क्या यही 0 टॉलरेंस है इनकी कि अपने लोगों को और माला माल बना दें? क्योंकि भोली वाली जनता को यह नहीं आभास था कि इस जमीन की कीमत कल क्या होगी, लेकिन अधिकारी और बीजेपी के लोगों को पता था कि कल इसकी कीमत क्या होगी। ये सबसे ज्यादा बड़ी लूट अगर कहीं हुई है तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी और अधिकारियों ने मिलकर के लूट की है। सीएम योगी ने अखिलेश को करारा जवाब दिया। अखिलेश यादव पर हमला करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष का एजेंडा ही है समाज को बांटना। राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग समाज को बांट रहे हैं। इनके अपने एजेंडे बांटना, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटना ही इनका एकमात्र एजेंडा है, एकमात्र ध्येय है। इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। समाज को बांटना, अराजकता की भट्टी में झोंकना, इसलिए एन केन प्रकारेण ये लोग समाज को विभाजन के कगार पर पहुंचाते हैं। और अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अपराध पर यूपी सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति जारी है। सुल्तानपुर की घटना में प्रदेश की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, चूंकि आधुनिक युग है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का युग है, हमारी सरकार ने सभी तथ्यों को गंभीरता के साथ जांच के दायरे में लेते हुए सर्विलांस के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तथ्यों को जानकारी एकत्र की। जो लोग वांछित थे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी मोबाइल लोकेशन निकाल करके वांछित लोगों की पड़ताल करके, पहचान करके कार्रवाई प्रारंभ की। और मंगेश यादव का पक्ष लेने पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी अखिलेश यादव पर हमला किया। उन्होंने कहा कि माफिया की कब्र पर जाने वाले ऐसा बयान देकर सनातन का अपमान कर रहे हैं।
मठ और मंदिरों की बात किया कि इस तरीके के लोगों को उनका कहना था कि मठाधीश और माफिया से ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो ऐसे लोग जो अभी जितने माफिया थे उनके कब्रिस्तानों पर जाके जो फांतियाँ पढ़ने वाले हैं और जो उन पर जो है जाकर उनके लोगों पर जो प्रदेश जिन लोगों से तबाह थी, ऐसे लोगों के कब्र पर जाकर दुआ करने वाले लोग, मठ और मंदिर की बात मतलब इस भारत के सभी जो भारत की सनातन और जो हमारे भारतीय संस्कृत है उसका एक तरीके से अपमान है और ये उचित नहीं है। वहीं एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से सीधे सीधे सवाल कर लिया है। वो कह रहे हैं कि आखिर एक बदमाश के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव को इतना दर्द क्यों हो रहा है, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। राजभर मारा जाएगा, मुसलमान मारा जाएगा, ब्राह्मण मारा जाएगा, राजपूत मारा जाएगा, तो उस पर तो इनकी जबान नहीं खुलेगी। लेकिन आज ये जातिवाद करने के लिए ये यादव पर तो बहुत बोल रहे हैं, लेकिन जब 67 मुसलमान मारा गया इनकाउंटर में अपराधी, तो उस पर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं। 20 ब्राह्मण मारा गया तो क्यों नहीं बोल रहे हैं। 18 राजपूत मारा गया तो क्यों नहीं बोल रहे हैं। जाट मारा गया, जाट की संख्या आप ही लोगों के समाचार पत्रों में छपी, मैंने देखा है कि जब जाट और गुर्जर 17 मारे गए तब इनकी जबान नहीं खुली। दलित 14 मारे गए तो इनकी जबान नहीं खुली। अनुसूचित जाति 3 मारे गए तब जबान नहीं खुली। अन्य जैसे लगता है न कि अन्य में 42 लोग मारे गए तब इनकी जबान नहीं खुली। आज मुकेश यादव को लेकर के जो ये बहुत परेशान है, मंगेश यादव को लेकर के जो ये बहुत परेशान है, वो एक लुटेरा, एक अपराधी था। उसकी मौत पर इतना हाय तौबा क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनका रिश्ता क्या कहलाता है उससे। और अखिलेश के बयान का कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि एक पार्टी के अध्यक्ष एक अपराधी का समर्थन करते दिख रहे हैं। ये बार बार मुझे तो आश्चर्य होता है, अगर ये सवाल किसी दूसरे सवाल को लेके खड़े होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो मैं समझ पाता, लेकिन एक अपराधी जिसके बारे में कहा जाता है कि कितने दर्जन मुकदमे उसके ऊपर था, लाखों का इनाम जिसके ऊपर था, तो पुलिस तो ऐसे अपराधी के लिए हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगी, बल्कि ऐसे लोगों को जवाब देगी, और पुलिस ने जवाब दिया है। लेकिन मैं समझता हूं माननीय अखिलेश यादव जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद भी वो जिस तरीके से अपराध को, एक अपराधी को लेकर के इस तरीके का प्रदेश की सियासत में जो एक बाउंडर ही कहा जाएगा करने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से निंदनीय है। मठाधीश और माफिया के बीच संबंध बताने वाले अखिलेश यादव के बयान ने अयोध्या के साधु संतों को नाराज कर दिया है। अयोध्या के साधु संत अखिलेश यादव के इस बयान की कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव जी को शायद यह पता ही नहीं है कि धर्म क्षेत्र और दस्यु क्षेत्र में क्या अंतर होता है। उनको यह पता ही नहीं कि लुटेरों में और सज्जनों में क्या अंतर होता है। यद्यपि यह बयान किन संदर्भ में कहा गया है, लेकिन किसी भी संदर्भ में कहा गया हो और किसी के ऊपर व्यंग्यात्मक भी कहा गया है, तभी यह तुलनात्मक दृष्टिकोण। मठाधीश कौन होता है और माफिया कौन होता है। माफिया का काम होता है समाज में अराजकता फैलाने का, समाज को प्रताड़ित करने का, समाज को पीड़ा देने का, और मठाधीश जो होते हैं समाज में संस्कृति संस्कार फैलाने का काम करते हैं। मठों के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से संपूर्ण विश्व को शिक्षित करते हैं, संस्कारवान बनाते हैं। अमरोहा के हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल के नॉनवेज मामले में स्कूल प्रिंसिपल ने बच्चे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। बच्चे का इस तरह से वीडियो वायरल करना कानून का उल्लंघन है, जिसका संज्ञान चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने लिया है। कमेटी ने स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल अवनीश शर्मा को नोटिस जारी किया है। 3 दिन के भीतर स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल से जवाब मांगा गया है। पिछले दिनों प्रिंसिपल ने बच्चे से पूरी क्लास के सामने पूछताछ की थी। बच्चा रो रहा था और प्रिंसिपल लगातार सवाल पूछ रहे थे। पूरे मामले का वीडियो बनाकर प्रिंसिपल ने ही वायरल किया था। इस मामले में अब चाइल्ड वेलफेयर टीम की ओर से प्रिंसिपल से जवाब मांगा गया है। ये जो हिल्टन कॉन्वेंट में स्कूल है जो है रोड पर, यहाँ पर एक बच्चे का जो कक्षा 3 का
छात्र है, उसका प्रकरण दैनिक समाचार पत्रों में, राष्ट्रीय चैनल, क्षेत्रीय चैनल में 3-4 दिन से चर्चा में है। इस विषय पर आज बाल कल्याण समिति जनपद अमरोहा ने स्वतः संज्ञान लिया है और इसमें हमने एक नोटिस प्रिंसिपल ऑब्लिक प्रबंधक के नाम से जारी किया है। उसका 3 दिवस में जवाब मांगा गया है। अगर वो संतुष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं तो इसमें आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज से सटे भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर भारतीय कस्टम ने लाल चंदन की एक बड़ी खेप पकड़ी है। बरामद लाल चंदन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। मुखबिर की सूचना पर ट्रक से 1.5 टन लाल चंदन कस्टम ने बरामद किया है। वहीं 1 टन लाल चंदन गोदाम से बरामद किया गया है। थी कि जो है कुछ लोग यहाँ से तस्करी करके मोहतरमा से नेपाल रेड सेंटर्स भेजना चाहते थे, जिसपे काफ़ी कॉन्टिन्यूस सर्विलांस माउंट किया गया था कल दोपहर से ही। और उस सर्विलांस के तहत जो है गोरखपुर सोनौली हाईवे पे हमारी टीम लगी हुई थी दोपहर से ही। इसी सूचना के आधार पर LCL सोनौली पे जब ये ट्रक जो है बॉर्डर क्रॉस करने का प्रयास कर रहा था, उसको इंटरसेप्ट किया गया और उसको घुमा करके वापस लाया गया, जिसमें थॉरो चेकिंग के बाद ये बात डिटेक्ट हुई कि ऊपर सीलिंग में कैविटी बना करके करीब 1.5 टन के आसपास उसमें रेड सेंटर छिपा करके रखा गया था। आगरा से खबर, जहां पर लाखों रुपयों से भरा एक बैग चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। मामले में पुलिस ने एक शातिर को गिरफ्तार किया है। तहसील परिसर से शातिर ने बैग चोरी की थी। पुलिस ने आरोपी के पास से 6 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। 6/8/2024 को फिरावली तहसील में जमीन का बैनामा करने आए एक वादी के कुछ रुपए से भरा बैग था जो चुरा लिया गया था। इस क्रम में ACP अश्विना द्वारा टीमें बनाई गई थी। CCTV कैमरे खंगाले जा रहे थे और इसमें कल रात 11 बजे 11 सितंबर को हम लोग ने व्यक्ति गिरफ्तार किया है। इसका नाम है गौतम पुत्र नेत्रा, ये जिला धौलपुर का रहने वाला है और इस पर पहले भी इस तरह की चोरी और लूट की 8 घटनाएं इस व्यक्ति पे है। जौनपुर में पुलिस और STF वाराणसी यूनिट ने डकैती और लूट में शामिल 25,000 के इनामी बदमाश मोनू यादव को गिरफ्तार किया। जौनपुर के पिलकिछा चौराहा के पास बदमाश मोनू यादव को गिरफ्तार किया गया। मोनू 2 साल से वांटेड था। मोनू यादव है वो लगातार फरार चल रहा था और जिसपे कि 25,000 का इनाम घोषित था। आज दिनांक 12/9/2024 को सुबह करीब 5:30 बजे पिलखीचा से उसको STF के श्री अनिल कुमार सिंह निरीक्षक व हमारे थाना प्रभारी कुठन श्री दिव्य प्रकाश सिंह की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्रवाई की गई।